नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी संगठन को बड़ी जीत मिली है, जिसमें बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 65 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2 सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल का कब्जा है, यानी कि कुल मिलाकर ये 67 सीटें हो गई हैं। संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने हर जिले की मॉनिटरिंग की, सबकी जिम्मेदारी तय की गई, सरकार के साथ तालमेल बैठाया गया। इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी को 65 सीट पर सफलता मिली है। 2 सहयोगी दल यानी कि 67 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली है। तो जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी संगठन की जो मेहनत है वो रंग लाई है, मेहनत की गई। हालांकि इन सब के बीच तमाम आरोप भी लगते रहे बीजेपी पर। सपा की तरफ से, संगठन महामंत्री सुनील बंसल की तरफ से ये कहा गया है कि सभी की जिम्मेदारियां तय की गई थी और यही वजह है कि जो मेहनत है वो जमीन पर दिखी और जीत के तौर पर नजर आई। तो कहां से बीजेपी को जीत हासिल हुई है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। बीजेपी का जीत का परचम, पश्चिमी क्षेत्र की 13 सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं। अपने आप में बड़ी जीत है, क्योंकि इस चुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है और जमीनी स्तर पर जो जिम्मेदारी संगठन के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दी गई थी, कितना रंग लाई है वो इस नतीजों से साफ नजर आ रहा है। अवध क्षेत्र की 13 सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं। 2 सीटों पर सहयोगी दल ने भी कब्जा किया है। तो 65 बीजेपी की सीटें और 2 सहयोगी दल। काशी क्षेत्र की बात करें तो 10 सीटें बीजेपी को काशी क्षेत्र में मिली हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करें, तमाम आरोप भी लगते रहे सपा की तरफ से बीजेपी पर, लेकिन ये बड़ी जीत कहा जा सकता है। और सपा की अगर हम बात करें तो सपा को 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो 13 सीट्स मिली हैं। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो 11 सीट बीजेपी को मिली हैं। और इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कैसी स्थिति रही। कानपुर क्षेत्र की बात करें तो 13 सीट बीजेपी को मिली हैं। अरविंद चतुर्वेदी, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से देखा जाए, संगठन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और ये मेहनत है जिसका जीत के तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। 65 बीजेपी को, 2 सहयोगी दल को, यानी कि 67 सीटें पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संगठन ने शानदार काम किया सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके, और ये सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग हर जिले में जीत मिली। पिछला जो रिकॉर्ड रहा है वो समाजवादी पार्टी ने 63 सीटें जीती थी। अगर हम देखें जो हालात थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटों पर जीत दर्ज करके एक इतिहास बना दिया, और निश्चित रूप से इसमें संगठन महामंत्री सुनील बंसल का बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा। उनके आने के बाद अगर आप देखें, अगर पिछला इतिहास अगर आप देखें तो उसमें हर जगह आपको उनकी भूमिका नजर आएगी। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, और आने वाले 2022 के चुनाव की भी हम परिकल्पना देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी अपना कहीं का गढ़ नहीं बचा पाई। आप देखिए, सपा कन्नौज हार गई, फिरोजाबाद हार गई, फर्रुखाबाद हार गई, मैनपुरी हार गई, एटा हार गई, बदायूं हार गई, संभल, रामपुर, कासगंज पूरी तरीके से सफाया हो गया। उसके अलावा जो ये कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत के इलाके में लोग बहुत नाराज हैं। अरविंद जी, सवाल आपसे यहाँ पर ये है, संगठन महामंत्री सुनील बंसल की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस जीत पर कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो सुनील बंसल को ही जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? अनन्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनील बंसल का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना, सरकार के साथ समन्वय बनाना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, अपने जो नेता क्षेत्र में काम कर रहे थे, अलग अलग जिलों में काम कर रहे थे, उनके अंदर उत्साह का संचार करना, और वो सारे काम कर पाने में सफल हुए, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है, जो कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल आप 2022 में देखेंगे तो सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है आने वाले समय के लिए। और जो लोग थे, जो भी विरोधी थे, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
तो संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने जिस तरह से जिलों में मॉनिटरिंग की और उसका ही ये नतीजा है कि बीजेपी को इस हद तक जीत मिली। 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब जिस तरह से लगातार कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगे रहे और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग की गई संगठन महामंत्री की तरफ से, वो वाकई क्योंकि जिम्मेदारियां जो दी गई थी उसको देखते हुए यहाँ पर उन जिम्मेदारियों को निभाया गया और यही वजह है कि बीजेपी को बड़ी जीत हाथ लगी है। और इसके साथ ही बात करेंगे दूसरी खबर की, जहां पर सपा को 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष को झटका लगा है। 75 में से महज 5 सीट पर कब्जा किया है सपा ने। 1 सीट पर रालोद और 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष को लगा झटका। 75 में से 5 सीट पर कब्जा किया है सपा ने। 1 सीट पर रालोद और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष को झटका लगा है। सपा को 5 सीट पर जीत दर्ज हुई है। 1 पर रालोद और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सपा को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पूरे अगर हम चुनाव की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रही सपा और कई बार तमाम आरोप भी लगाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को एक बड़ी जीत, सपा महज 5 सीट पर सिमट कर रह गई। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं नीलेश। ज्यादा जानकारी के लिए और भी संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कहां कहां किस तरह की तस्वीर साफ हुई है। नीलेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ तस्वीर साफ हो रही है? अगर जिस तरह से हम ओवरऑल नतीजे की बात करें तो 67 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें सपा को मिली हैं। देखिए, बिल्कुल आज संपन्न हुए जिला अध्यक्षों के जो चुनाव थे, पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें हाथ लगी, जिसमें से 2 उनके सहयोगी दलों की हैं और 65 भारतीय जनता पार्टी की हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में आई हैं। लेकिन ऐसे में सोचने वाली और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरे दल हैं, जो खुद को बड़ा दल, राजनीतिक दल बताते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये इस पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल होते नजर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी से है। जिन जगहों पर आज चुनाव हुए हैं, 53 जगहों पर चुनाव हुए, 53 जनपदों में चुनाव हुए, वहां पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की हुई है। ऐसे में सीटें जरूर समाजवादी पार्टी को 5 मिली हैं, लेकिन अगर पूरे हम समीकरण को देखें, इस चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में बीएल संतोष के 2 महत्वपूर्ण दौरे हुए थे चुनाव के पहले, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। कई घंटों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अहम बैठकें चली, जिसमें साफ तौर पे संगठन के लोगों को यह बताया गया था कि जो ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी की नीति के अनुसार, पार्टी की मंशा के अनुसार जो संख्या जीत कर आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। उसके बाद से बीएल संतोष की जब उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी और अहम बैठकें हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री शामिल रहे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। उनके मौजूदगी में एक रणनीति तैयार की गई कि कैसे उत्तर प्रदेश के किले को भेदा जाए। वो कहीं ना कहीं किला आज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, जिससे साफ तौर पर दूसरे दलों को एक चेतावनी दी गई है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना नाकों चले चबाने जैसी घटना होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज हुए चुनाव ये बड़ा संकेत दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में बराबर की टक्कर लेनी है तो जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आज उत्तराखंड को अपना नया सीएम मिल गया है। कल सीएम पद की शपथ ली जाएगी। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया है, क्योंकि कल शाम को ही तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया। विधायक दल की बैठक हुई, 3 बजे विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद नए सीएम का ऐलान कर दिया गया। पुष्कर सिंह धामी नए सीएम होंगे। उत्तराखंड के विधायक दल की बैठक में तय हुआ नाम। उधम सिंह नगर के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत ने किया पुष्कर के नाम का ऐलान। कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन में चल रही है समारोह की तैयारी।
तो आखिरकार उत्तराखंड का नया सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस तरह से देखा जाए चुनौतियां तो तमाम हैं, क्योंकि 2022 का उत्तराखंड का जो चुनाव है वो भी नज़दीक है। 6 महीने का समय होगा नए सीएम के पास। इन सब के बीच जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि आखिरकार कैसे समन्वय बनाना है, किस तरह से इन जिम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा। विकास के कामों को लेकर अगर हम बात करें, विकास के काम को किस तरह से जनता तक लेकर जाएंगे नए सीएम, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही जब 2022 के चुनाव में पार्टी जमीनी स्तर पर उतरेगी तो क्या वजह दी जाएगी कि आखिरकार एक ही कार्यकाल में 3 सीएम को चेंज करना पड़ा। पहले जिस तरह से देखा जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी दी गई है। 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच मंत्री पद की भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं, सीधे विधायक से उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहेगा कहीं ना कहीं। प्रदेश नेतृत्व का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का, आम जनमानस का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपने आंचल में छांव देने का काम किया और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुँचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है। उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। देश नेतृत्व का, हमारे सभी। और अब खबर है चंदौली से, जहां पर चंदौली में पूर्व सांसद रामकिशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो जिला पंचायत सदस्यों के पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा गया कि ये वीडियो नहीं और सफाई देते हुए नजर आए पूर्व सांसद, लेकिन इस वीडियो को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पैरों पर गिर पड़े पूर्व सांसद। पूर्व सांसद ने पकड़े पैर ताकि पार्टी में सब ठीक रहे। पैर पकड़ने का वीडियो हुआ वायरल। चंदौली के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के रामकिशन जिला पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्यों को एकजुट रखने के लिए पैरों पर ही गिर पड़े। दरअसल समाजवादी पार्टी को इस बात का डर था कि उनके सदस्य किसी भी तरह से प्रभावित होकर कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें। बताया जा रहा है कि बीती रात समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ जिला पंचायत सदस्य दीनदयाल नगर स्थित पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे थे। वहां पर आपस में किसी बात को लेकर कुछ वाद विवाद होने लगा। इस बात की जानकारी जब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को हुई तो वो सपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जिला पंचायत सदस्य मान नहीं रहे थे। पूर्व सांसद रामकिशन के काफी प्रयास के बाद भी जिला पंचायत सदस्य असंतुष्ट थे, जिसको लेकर पूर्व सांसद अचानक ही जिला पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिर पड़े। वीडियो जब वायरल हुआ तो पूर्व सांसद मान सम्मान की बात करने लगे। हमारे जिला पंचायत के कुछ सदस्य कार्यालय पर बैठे रहे, मुझे खबर मिली, मैं 11 बजे रात को कार्यालय पर पहुंचा, उनको समझा बुझा के भेजने के लिए प्रयास किया, वो चले गए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उनके पैर पे? रात को हैं, अब इतनी रात हो गई थी, तो हमने कहा जाइए बस। जिला पंचायत चुनावों में पहले भी सपा के कई नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लिहाजा हर जगह पार्टी के अंदर गुटबाजी हावी है। पूर्व सांसद रामकिशन ने वीडियो को लेकर बहाना तो बना दिया, लेकिन एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक राय नहीं है। सपा के पूर्व सांसद द्वारा अपने ही दल के जिला पंचायत सदस्यों के पैरों में झुकने की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि चंदौली में समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो पूर्व सांसद का ये वीडियो जो वायरल हुआ, जिसमें वो जिला पंचायत सदस्यों के
पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे थे, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का कहीं ना कहीं डर था पूर्व सांसद को। चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां गठजोड़ करने में अब जुटी हुई हैं, कहीं से गठजोड़ हो जाए किसी भी पार्टी का। इन सब के बीच आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात में, काफी अहम मानी जा रही है मुलाकात। हालांकि संजय सिंह से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि शिष्टाचार के तहत ये मुलाकात थी, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार क्या मायने हैं इस मुलाकात के, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले भी अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। जब उनसे पूछा गया था पार्टी को लेकर, ये पहले ही कहा जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा कि कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। और राफेल को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। फ्रांस में राफेल को लेकर जांच शुरू हुई तो भारत में यानी कि देश में बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई। हालांकि विवाद नया नहीं है, काफी पुराना है ये विवाद, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही पार्टियां राफेल को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। राफेल का जिन एक बार फिर बॉटल से बाहर निकल आया है। दरअसल राफेल डील पर फ्रांस में जांच शुरू हो गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। 14 जून को मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। मीडिया की खबरों के माने तो डील में भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोप की भी जांच की जाएगी। फ्रांस में काम करने वाले एनजीओ शेरपा ने 2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले की जांच के बाद राफेल डील का सच सामने आ गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा कि राफेल डील में घूस दी गई है। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। 3 पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जब आरोप लगाए तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम की पर्यायवाची बन चुकी है। संबित पात्रा ने कहा कि एक बार फिर राफेल को लेकर कांग्रेस ने झूठ बोला है और भ्रम फैलाने की कोशिश की है। किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली। बस वैसे ही है, किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांस शेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर, वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है। अब आपको बताते हैं कि राफेल को लेकर ताजा बवाल दरअसल है क्या। कुछ समय पहले फ्रांसीसी मीडिया प्रकाशन मीडिया रिपोर्ट ने एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए खबर प्रकाशित की थी। इसमें कहा गया था कि दसॉल्ट एविएशन ने एक भारतीय बिचौलिए को 10 लाख यूरो की रिश्वत दी थी। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी EFA की जांच रिपोर्ट के मुताबिक
दसॉल्ट एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दिखाए गए, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे की प्रोसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें से करीब 12 विमान भारत को मिल गए हैं और बाकी 2022 तक मिल जाएंगे। इस डील के दौरान भारत में काफी विवाद मचा था। लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ काफी आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और मेरठ में एक प्रेमी युगल को प्यार करने की सजा कुछ इस तरह मिली कि आपकी रूह कांप जाएगी। रिश्ते से नाराज पिता ने पहले प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा, फिर बेटी को भी मार दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है मामला, रिपोर्ट में देखिए। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। पिता को था नागवार, बेटी और प्रेमी को मारी गोली। हॉरर किलिंग से मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी है कि मानते ही नहीं। कब, कहां और कैसे किसी के दिमाग में हैवानियत जन्म ले कोई नहीं जानता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मेरठ जिले की है, जहां एक प्रेमी को प्यार करने की सजा मिली है। प्यार के लिए उसे मौत घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, सन की बाप ने बेटी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी गोलियों से भून दिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मेरठ के खरखौदा में एक हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है एक सिरफिरे बाप ने अपने ही बेटी और उसके प्रेमी की गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल बधोली गांव के एक युवक और युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के प्यार के बारे में जब पिता को जानकारी हुई तो वो गुस्से से पागल हो उठा। लड़की के पिता तौसीन ने मस्जिद के बाहर प्रेमी को गोली मारकर मौत घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी तौसीन अपने घर पहुंचा और बेटी को भी गोली मार दी, जिसके बाद उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना खरखौदा के बधौली ग्राम में तौसीन पुत्र बुंदे के द्वारा अपनी बेटी और आरिफ पुत्र अली मोहम्मद की हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का निकल कर आ रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त तौसीन को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी को प्यार करने का अधिकार नहीं है? अगर पिता को दोनों का प्यार नागवार था तो उन्हें बात कर समझाया भी जा सकता था। क्या सिर्फ मौत के घाट उतार देना ही एकमात्र रास्ता था? शायद नहीं और कभी नहीं। इंडिया न्यूज के लिए मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। और न्यूज़ रूम लाइव में तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।